नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गोविंद पारिक के शुरू के 80 पेज कितने ज़रूरी हैं, हम उसी के एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हर रोज़ लगभग एक पेज डिस्कस किया जाएगा। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो ये है कि आप इसको जब भी आपकी पीजी की कोचिंग चालू होती है तब इसको आप पढ़ना चालू कर दो। उससे क्या होता है कि जैसे आप मेन संहिता जब पढ़ते हैं, तो मान लो आपने धूमपाल पढ़ा तो आपको तुरंत क्लिक होता है कि धूमपाल गोविंद पारिक में कहाँ दिया हुआ है। अब पढ़ा आप चरक रहे होने के लिए जब आप गोविंद पारिक खोलोगे तो आपको चरक सुश्रुत वाग्भट सारंगधर अष्टांग संग्रह हृदय सबका क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से गोविंद पारिक पढ़ने की पहली टिप्स ये है कि आप जो 1 से 80 पेज है उनके आप जेरोक्स करवा लो, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका कुछ और है, मेरा पढ़ाने का कुछ और है, तीसरे बंदे का कुछ और है, चौथे बंदे का कुछ और है। तो जो भी आपको काला पीला करना है, एक्स्ट्रा लिखना हो, आप जेरोक्स में लिखिए। अपनी मेन बुक किताब जो अपनी मेन बुक है उसको ख़राब मत कीजिए। जब आप एक बार आप 1 से 80 पेज आप किसी भी गाइड के थ्रू या किसी दूसरे के थ्रू कर लेंगे, एक्स्ट्रा जब आपको समझ आ जाएगा फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने 1 से 80 पेज जो है वो आप अपने अनुसार पढ़िए। जेरोक्स करने के साथ आप उसके अंदर एक्स्ट्रा भी मैटर ऐड कर सकते हैं। मैं जो करवा रहा हूँ इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊँगा और हर एक टॉपिक का रेफरेंस बताऊँगा। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र क्या होता है? हेतु, लिंग और औषध। इसी का दूसरा नाम जो है वो त्रिस्कंद है। ये कहाँ दिया है? ये दिया है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 24 में। ये त्रिसूत्र आप सुनते रहिए और अपना जो जेरोक्स वाली कॉपी है उसके अंदर आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। मेन बुक में इतना एक्स्ट्रा नोट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको जेरोक्स के लिए बोला है। सिंगल साइड करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक साइड आपको एक वाइट पेज मिल जाएगा एक्स्ट्रा नोट करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिसूत्र आपने देखा, हेतु, लिंग और औषध, ठीक है जी। फिर इसी का पर्याय है त्रिस्कंद। त्रिस्कंद से मिलता जुलता एक नाम है, वो है स्कंद त्रय। क्या है? स्कंद त्रय। इसमें होता है हेतु, दोष और द्रव्य। अब कैसे याद करेंगे? स्कंद त्रय का य और द्रव्य का य हो गया याद। ठीक है जी। अगला शब्द है त्रिदंड। कैसे याद करेंगे? दंड क्या होता है? दंड बोलता है डंडे को। और जब आप आगे आपने एक व्याधि पढ़ी होगी कि अल्सक व्याधि होती है, विसूचिका ना अल्सक व्याधि जो होती है, अल्सक में शरीर जो है वो डंडे की तरह स्तब्ध हो जाता है। अल्सक विसूचिका ऐसा कुछ नाम सुनने याद आ रहा होगा, और अभी याद नहीं आ रहा होगा तो फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में जरूर पढ़ा होगा। शरीर जो होता है वो डंडे की तरह हो जाता है, तो त्रिदंड में शरीर आ गया। ये भी कहाँ दिया? ये भी चरक सूत्र 1 में दिया है। स्कंद त्रय भी चरक सूत्र 1 में दिया है। अगला है त्रिस्थूण। त्रिस्थूण ये होते हैं वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ के और क्या क्या नाम होते हैं वो सबको मालूम है। त्रिदोष, त्रिस्थूण, त्रिस्तंभ। स्तंभ बोलते हैं पिलर को। वात, पित्त, कफ ये अपने शरीर के पिलर है। अभी त्रिस्थूण कहाँ दिया है? त्रिस्थूण जो दिया है वो दिया है
सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 21 त्रिस्थूण वहाँ पे दिया है। और त्रिस्तंभ जो बोला है ये सुश्रुत ने भी बोला है और काश्यप ने भी बोला है। ठीक है जी, आप सुन रहे हैं तो आपको नोट करने में आसानी होगी। स्क्रीन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि शायद वीडियो अपलोड करते टाइम थोड़ी क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाए, तो ये सब क्या लिखा आपको समझना है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगला है त्रिउपस्तंभ। उपस्तंभ क्या होता है? उप होता है डिप्टी, जैसे कि उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति यानी डिप्टी, यानी मेन आदमी के अलावा जो कार्यभार संभालता है उसे उप बोलते हैं। मैं प्रॉपर वर्ड मीनिंग में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टांग हृदय ने इसको अब्रह्मचर्य बोला है। त्रिउपस्तंभ कौन कौन से होते हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये चरक ने बोला है। चरक ने इसको बोला है चरक सूत्र 11 में। और अब्रह्मचर्य जो है ये अष्टांग हृदय ने बोला है, ये बोला है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 9 में। इतना आपको समझ आ गया। अब है इसके अलावा वाली बात। इसके अलावा एक होता है त्रिसूत। त्रिसूत क्या होता है? ये होता है पारद, सूत और मिश्रक। रसशास्त्र में पढ़ेंगे आप इसको अच्छे से। एक आपने पढ़ा होगा त्रिगुण। त्रिगुण का दूसरा नाम है महागुण। ये होते हैं सत्व, रज और तम। अगला शब्द है गणत्रय। कलर दूसरा लेता हूं। गणत्रय होते हैं पाचन, दीपन और संग्रहण। पाचन, दीपन और संग्रहण ये बोले हैं सुश्रुत ने। कहाँ पे? उत्तर तंत्र में, ग्रहणी चैप्टर में। ग्रहणी तब ये शब्द आए। इतना समझ आ गया सबको? त्रिसूत्र क्या होते हैं, त्रिस्कंद क्या होते हैं, स्कंद त्रय क्या होते हैं, त्रिदंड क्या होते हैं, त्रिस्थूण क्या होते हैं, त्रिस्तंभ क्या होते हैं और त्रिउपस्तंभ क्या होते हैं। इसके अलावा त्रिसूत्र समझ लिया, त्रिगुण समझ लिया, महागुण समझ लिया और गणत्रय समझ लिया। अगला है धूमपान के भेद। ठीक है जी, धूमपान के भेद चरक ने 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए हैं और सारंगधर ने 6 बताए हैं। सबसे पहला हम देखते हैं चरक का। तो चरक के लिए मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो चरक ने 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। आपने द्रव्य गुण में एक बुक पढ़ी होगी, प्रियव्रत शर्मा, PVS, प्रियव्रत शर्मा। या एक दूसरी ट्रिक है प्रसव, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, प्रायोगिक, विरेचनिक, स्नेहिक। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए। तो मेरे अनुसार ये प्रसव वाली ट्रिक ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि पूरी गायनी में यही पड़ा है।
पर सौ। ठीक है जी। चरक के कितने भेद होते हैं? 3, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। ये थे धूमपान के भेद। अब इनका जब धूम नेत्र बनेगा उसके परिमाण यानी उसकी लंबाई कितनी होगी? वो लंबाई होगी अंगुल में। अंगुल को मैं ए से लिखता हूँ, ठीक है। तो प्रायोगिक की लंबाई जो है वो है 36, इसमें 38 दिख रहा होगा। (36 अंगुल। स्नेहिक की है 32 अंगुल और विरेचनिक की है 24 अंगुल। अब बात करते हैं सुश्रुत की। तो सुश्रुत ने 5 बोले हैं। कौन कौन से बोले हैं? प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, 3 तो ये हो गए। फिर बोले कासगन, एक बोले वामक। कैसे याद करोगे? चरक में 2 जोड़े, क्या बना? सुश्रुत। सुश्रुत में एक और जोड़ा बचा, बना सारंगधर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं पर्याय की बात करता हूँ सारंगधर पढ़ाने से पहले। प्रायोगिक जो होता है, अलग से करते हैं बात। प्रायोगिक जो होता है इसका एक पर्याय प्रायोगिक धूमपान का एक पर्याय है मध्य धूमपान, जो करता है समन। समन धूमपान कौन करता है? प्रायोगिक धूमपान है। तो प्रयोग हम एक्सपेरिमेंट जब भी करेंगे, ओपीडी में अपने पास पेशेंट आया समन चिकित्सा कराने के लिए यानी ठीक होने के लिए, तो हम उसकी समन चिकित्सा करेंगे ना भाई। तो समन चिकित्सा जब करेंगे तो हम उसको, कोई नई दवाई आई है उसका प्रयोग कर रहे हैं, टेस्ट डोज कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हम मध्यम मात्रा देंगे ना। तीक्ष्ण दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी, और बिल्कुल लो दे दी तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि वो काम करी है नहीं करी है। ऐसे याद करेंगे। दूसरा प्रायोगिक, फिर स्नेहिक। स्नेहिक का पर्याय होता है मृदु। और स्नेह हमेशा क्या करता है? ब्रिंगण करता है, ब्रीहण करता है। ये धूमपान के पर्याय हैं। ठीक है जी। अगला बचा है शोधन। शोधन जब हमें करना होता है तो दोषों को तेजी से निकालना होता है। शोधन किससे करते हैं? एरंड तेल, वस्ती, स्नेह से करते हैं ना। तो स्नेह कैसा लेंगे? उसमें दवाई कैसे लेंगे? तीक्ष्ण लेंगे। और क्या करेंगे? रेचन करेंगे यानी विरेचन। तो ये इसके पर्याय हैं। प्रायोगिक का पर्याय है मध्यम धूमपान यानी समन धूमपान। स्नेहिक धूमपान का पर्याय है मृदु धूमपान या भृंगण धूमपान। शोधन धूमपान का पर्याय है तीक्ष्ण धूमपान या रेचन धूमपान। इतना समझ आ जाना चाहिए अब तक तो कि क्या मामला चल रहा है। तो सारंगधरी बात करते हैं। समन धूमपान किसका पर्याय होता है? प्रायोगिक का। तो प्रायोगिक धूमपान में उस धूम नेत्र की लंबाई कितनी होगी? सारंगधर के अकॉर्डिंग होगी 40, पूरी 40। मृदु यानी स्नेहिक की लंबाई कितनी होगी? 32। और तीक्ष्ण की लंबाई कितनी होगी? 24। और मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात ये है कि स्नेहिक यानी मृदु
की लंबाई सब के अकॉर्डिंग सेम है। विरेचनिक यानी तीक्ष्ण धूम नेत्र की लंबाई सब के अकॉर्डिंग सेम है। ये 24-32 क्या है, ये अंगुल में प्रमाण है। ठीक है जी। सिर्फ प्रयोग सब अपना अपना अलग करते हैं। प्रयोग यानी बीमारी में नई दवाई जो देनी होती है सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। मेरे पास पेशेंट आएगा, मैं कुछ और दूंगा। क्रोनिक पेशेंट आया, वो सभी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, मेरी दवाई से तो कुछ और दूंगा जो ओपीडी में पड़ी होगी। आपके पास कोई सैंपल दवाई कुछ और होगी तो आप कोई और उठा के देंगे। मेरे पास कुछ और सैंपल दवाई होगी, मैं कुछ और उठा के दूंगा। तो प्रयोग सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। आगे बात करते हैं कासगन की। कासगन सुश्रुत का और सारंगधर का सेम है, वामक सुश्रुत और सारंगधर का सेम है। चेंज क्या हुआ है, प्रयोग में चेंज हुआ है अब तक। वर्ण धूमपान सुश्रुत का अलग है, इसका धूमपान कहाँ करते हैं, वर्ण के ऊपर करते हैं। और इसमें धूम नेत्र की लंबाई क्या होती है, 10 अंगुल होती है। ठीक है जी, इतना समझ आया। अब इसके बराबर में जगह पड़ी है मेरी किताब में, तो आप वाली किताब में जगह होनी चाहिए। अगर आपने फ़ोटोकॉपी करवाई है तो, नहीं करवाई है तो स्टिकी नोट्स लगा लेना, अभी जुगाड़ कर लेना। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसकी जेरोक्स करवा लो। और जेरोक्स में क्या होता है, आपके पास जगह हो जाती है ना, एक्स्ट्रा नोट करने के लिए किसी हिसाब से जगह हो जाती है। अब हम नोट करते हैं अष्टांग हृदय का और अष्टांग संग्रह का। ठीक है, सुनते रहना, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। लिखने में जगह नहीं है तो मेरे पास इतनी जगह नहीं बचेगी। पहले अष्टांग संग्रह लिखते हैं। अष्टांग संग्रह का समन की लंबाई 40 अंगुल, सेम है सारंगधर। मृदु की लंबाई 32 अंगुल। तो हम बात कर रहे थे अष्टांग संग्रह की। समन धूमपान की लंबाई होती है 40 अंगुल और मृदु की होती है 32 अंगुल, तीक्ष्ण की 24 अंगुल। अब मजे की बात है, कासगन की भी होती है 10 अंगुल और वामक की होती है 10 अंगुल। अलग कौन सी हुई, बस एक ये, बाकी सब सेम। अच्छा, अष्टांग हृदय में और मजे की बात है, अष्टांग हृदय में ये ऊपर वाले 3 सेम है। ठीक है, इसने कासगन और वामक को एक साथ मान लिया और इसकी लंबाई उन्होंने बता दी है 8 या 10 अंगुल। एक साथ माना है और दूसरा आंसर ये आएगा कि वामक नहीं माना है। अब आप बोलोगे जी माना तो है, देखिए नाम ऐसे लिखा है कासगन वामक। तो या फिर देखो, आपको मैं बोलता हूँ कि त्रिफला आदि ले लो, त्रिफला के साथ में 3-4 चीज़ें और है, वो सारी आ गई। नंबर 1 पे कौन था, त्रिफला। तो नाम किसका लगा, त्रिफला आदि का, है ना। अब एक है हरड़ आदि ले लो, हरड़ आदि चूर्ण ले लो। तो हरड़ के साथ में जो आए हैं उनका नाम आया है। अब इसमें क्या पता कौन कौन से हैं। मैंने आपको बता दिया कि कासगन के साथ वामक अटैच हो चुके हैं, अकेला वामक थोड़ी है, तो अकेला वामक आंसर नहीं है। अब गोविंद पारिक में जब क्वेश्चन करना चालू करोगे ना, तो आपको सब आइडिया लग जाएगा कि किस में क्या करना है, किस में क्या नहीं करना है। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, सुश्रुत ने वर्ण धूपर नेत्र की लंबाई कितनी मानी है, 8 अंगुल। अब आप तो बोलोगे जी इसने तो वर्ण नेत्र धूमपान बताया ही नहीं, वर्ण नेत्र धूमपान तो सारंगधर ने बताए हैं, सुश्रुत क्यों बोल दिया आपने। इसने भेद के अंदर नहीं बताए हैं, यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन एक्स्ट्रा में वर्णन किए। अगर आप फाइनल ईयर में अब तक पढ़ाई करते करते पहुँच चुके हो तो आप संहिताओं का खेल समझ चुके होंगे कि कौन सा आचार्य क्या संहिता बता रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के हो और अभी से गोविंद पारिक पढ़नी चालू कर दी
तो कहाँ बात चल रही थी? हाँ, सुश्रुत ने वर्ण धूपर नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई है, और ये सुश्रुत ने नहीं बताई। साथ में अष्टांग संग्रह, सॉरी अष्टांग संग्रह नहीं बताई है। मैं क्या बात कर रहा था, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको क्या चल रहा है इसकी भनक ही नहीं लगेगी, खबर ही नहीं लगेगी, किसने क्या बोल दिया, कोई भेद बोला है फिर ये बात बोल दी। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब समझ आ जाएगा कि आचार्य को खेल क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब आप ये बोलोगे जी आपने तो ऐसी बात बोल दी, सुश्रुत ने कहा, इसका कोई रेफरेंस तो दो। तो जिसका रेफरेंस ये है, धूमपान जब आप पढ़ोगे ना सुश्रुत का, ठीक है जी, तो कहाँ दे रखा धूमपान? सबसे पहले सुश्रुत का, सुश्रुत चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 30, यहाँ इसका रेफरेंस मिलेगा। अब आप बोलो जी अष्टांग संग्रह पर बता दो। अष्टांग संग्रह में धूमपान दिया है, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 30 में। सारंगधर ने दिया है उत्तर तंत्र के चैप्टर नंबर 9 में, और चरक ने दिया है सूत्र के चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है जी, वहाँ जाकर आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो सकता हो कि मैंने गलत बताए हैं, फिर भी आप अपने तरफ से क्रॉस चेक कर लेना। अब वाग्भट ने वर्ण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल बताई है। ठीक है, अब ये गलत है, 10 नहीं बताई, 8 बताई है। अब 8 जो बताई है वो मैंने ऊपर ही बता दी, वाग्भट अष्टांग प्लस सुश्रुत प्लस अष्टांग। अब आप इसमें करेक्शन करने के बजाय, इसको काटने के बजाय आप यहाँ पे लिख लो काट के सारंगधर ने वर्ण धूपन की लंबाई कितनी बताई है? 10 अंगुल। ये पढ़िए अपन, ये रही ऊपर ही दो हैं। सुश्रुत और अष्टांग ने बताई है 8 अंगुल। अगला है प्रायोगिक धूमपान के काल। प्रायोगिक धूमपान के भेद जो होते हैं वो 8 होते हैं। कैसे? याद कुछ नहीं करना है, याद अपने आप हो जाएगा बिल्कुल बातों बातों में। कैसे होते हैं 8 ऐसे होते हैं। प्रायोगिक धूमपान के होते हैं 8 काल। 8 में से यूज़ करने हैं केवल 2। जब आप यूजी में होते हो तो आपको आपके सीनियर, आपके बॉस पेपर से कुछ टाइम पहले बताते हैं कि जी ये 8 चैप्टर है। आप बोलते हो जी मेरी तैयारी नहीं है, तो बोलते हैं जी 8% देता हूँ। कितने? 8। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है 8 में से कोई 2 कर ले तो पास हो जाएगा। ऐसा ही खेल है। 8 संहिताएँ हैं, कोई 2 संहिता जो मेजर है, चरक और सुश्रुत, वो अच्छे से कर लो, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप बोलोगे जी बाकी वो क्यों नहीं करनी, तो अष्टांग हृदय सारंगधर वांगधर इसके रेफरेंस में हो जाता है ना, वो सॉरी विमर्श में हो जाता है ना। ये खेल है, 8 में से कोई 2 यूज़ करने हैं। 8 प्रायोगिक काल के धूमपान है, 8 यूज़ करने हैं 2। 8 कौन कौन से हैं ये बनाई मैंने स्माइली। तो सबसे पहले उसने उठा है तो स्नान किया है, ऊपर से क्या आया? स्नान। स्नान का एक, आँखों से 2 आँखें हैं तो 2 चीज़ आएंगी। पहला होगा अंजन, फिर आएगी निद्रा। कितने हो गए? 2 और 3। फिर नाक रहेगी, नाक से क्या है? नस्य और छींक। अब मुंह है, मुंह से क्या है? भुक्तवा, वमन, दातुन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 काल है यूज़, हमें कोई 2 करने हैं। अब ये बोलिए क्या होता है जी? ये भोजन,
भोजन ही है। भोजन के बाद, वमन के बाद, दातुन के बाद, नस्य के बाद, छींक के बाद, अंधन के बाद, निद्रा के बाद और स्नान के बाद। समझ आया? प्रायोगिक धूमपान के चरक के अनुसार 8 काल है। वाग्भट के अनुसार प्रायोगिक के कितने काल हैं? 8। मृदु कितने हैं? 11। और तीक्ष्ण के कितने हैं? 5। आया समझ? अब आप बोलोगे जी इसका रेफरेंस तो दो। शुरू में जब वीडियो स्टार्ट करी तब तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हर चीज़ का रेफरेंस दूंगा, हर चीज़ का रेफरेंस दूंगा। बताया कुछ है नहीं। तो सुनो फिर, चरक के प्रायोगिक धूमपान का रेफरेंस वही है जो चरक के धूमपान का है, यानी चरक सूत्र 5। वाग्भट यानी अष्टांग संग्रह का रेफरेंस है सूत्र 30। और अब सुश्रुत को और नोट कर लो इसी बात पे। तो चिकित्सा 40। प्रायोगिक के वही 4 काल हैं इसके। अरे क्या बन गया? सुश्रुत के स्नेही के 5 और विरेचनी के 3 हैं। आगे दे रखे हैं दंत प्रक्षालन के बाद, स्नान के बाद, भोजन के बाद, शस्त्र कर्म उपरांत, यानी कोई भी ओटी काम करने के बाद ना स्नान, ये धूमपान जरूरी है। तो बस यही है। सुश्रुत सृजन का आदमी था तो उसने अब अपना धूमपान स्पेशल लिखा है। मित्रता के बाद, मैथुन के बाद, सौथु के बाद, आसन के बाद, क्रोध के बाद, ठीक है। और विरेचनिक में स्नान के बाद, दीवा स्वाप के बाद और छर्दी के पश्चात ये धूमपान करने हैं। अगला है निद्रा के भेद कितने हैं। तो रेफरेंस नोट कर लेते हैं पहले, पेन बदल लेते हैं, पुराना हो गया, बोर हो गया इस पेन से। चरक ने निद्रा कहाँ बताई है? चरक सूत्र 21 में। सुश्रुत ने निद्रा कहाँ बताई है? शारीर 4 में। वाग्भट अष्टांग संग्रह ने कहाँ बताई है? सूत्र 9 में। ठीक है जी। तमोभवा, श्लेष्म, समुद्भवा, मन शरीर श्रम भवा, आगंतुकी, व्याधि, अनुवर्तिनी और रात्रि स्वभाव प्रभा। अब आपको ये सब कुछ याद ना हो, समझना है तो अपनी ये रेफरेंस बता दिया ना, इसमें जाके मेन बुक में जाके पढ़ो। अगर मान लो इनमें से कोई आपको टॉपिक वीक है तो ये टॉपिक वहाँ जाके पढ़ाई करनी चाहिए। सुश्रुत ने कौन सी बताई है? सुश्रुत ने बताई है वैष्णवी, वैकारिकी और तामसिकी। वैष्णवी का ही पर्याय है स्वाभाविक और दूसरा पर्याय है इसका पमा। वैकारिक और तीसरी है तामसिक। तामसिक का एक है पर्याय है अनवबोधनी। अनवबोधनी लिख नहीं सकता, जगह नहीं है, किस पे हो जाए, लिखने के बाद दोबारा मिटाना पड़ेगा। आप सुन रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा। अनवबोधनी। फिर भी ना समझ आए तो सुश्रुत के शरीर के 4 नंबर चैप्टर में जाके देख लीजिए। वाग्भट की 7 है, कौन कौन सी है? ये चरक का जो मामला है ना, इसको भी देखो। चरक का जो मामला है ना, इसने क्या किया? मन और शरीर को अलग अलग कर दिया। तो मन और शरीर अलग अलग होंगे तो 6 और 1 7 बन जाएंगे। सेम वाग्भट का ये मामला है। अच्छा, श्लेष्म समुद्भवा को इसने कफस बोला है, तो क्या नया बोला है भाई? आपको मालूम ही है। और थोड़े मोटे चेंजेस करे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा जब ये ब्लैंक पेज आ जाएगा। पहले इस वीडियो को पूरी करते हैं। दही के वेद सुश्रुत ने 7 बोले हैं, भाव प्रकाश ने 5 बोले हैं। अब आप बोलोगे मास्टर इतना कुछ बता रहे तो रेफरेंस ही बता दे, हमें एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए तो हम जाके खुद कर लेंगे। तो सुनो फिर, दही के वेद बोले इसने 7। कहाँ बोले हैं? ये बोले हैं सूत्र 45 में।
चलो फिर, अब जहाँ जगह नहीं है तो फिर वाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। सुश्रुत सूत्र 45। दही के वेद जो बोले हैं वो 7 वेद बोले हैं। किसने? सुश्रुत ने। मधुर, अमल और एक अत्यमल। खट्टा तो है, अमल तो है, पर ज़्यादा अमल है। मधुर, अमल, अत्यमल। फिर है मंद, फिर है सारयुक्त, फिर है असारयुक्त, फिर साथ में है उबले हुए दूध का। ठीक है, अब और सुन लो दही क्या होता है। दही जो होता है अभिसंधि होता है। अभिसंधि, अभिसंधि क्या होता है? स्त्रोतस पता होगा आपको, उनको बंद करने वाला होता है। ठीक है जी। और उष्ण होता है। तो अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कौन कौन सी ऋतुओं में दही का सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी ऋतुओं में नहीं करना चाहिए। तो बताते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे दही सेवन की। तो चरक सूत्र चैप्टर नंबर 7 नए वेगान धारणीय। इससे आगे वाला जो धारणीय वेग श्लोक वहीं से है, तो उसी की बात थोड़ी पहले कर लेते हैं। इसमें वेग वेग पढ़ने के बाद तो लगभग श्लोक नंबर 60 के आसपास एक दही का वर्णन आएगा के आसपास। लो, बाद में कमेंट करके बोलोगे जी 60 नहीं 62 था, 59 था, 61 था, तो आसपास लिख दिया। ठीक है। तो दही जो होता है ना, अभिसंधि होता है, उष्ण होता है, साथ में अम्ल रस वाला होता है, स्निग्ध होता है। तो हमारा टॉपिक ये चल रहा था, भेद हो गए कौन कौन सी ऋतुओं में सेवन करना चाहिए, कौन कौन सी ऋतुओं में सेवन नहीं करना चाहिए। तो 3 ऋतुएं ऐसी है जी, ग्रीष्म, शरद और वसंत। बेसिक क्लियर हो तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। अब गर्मी क्या होती है? उष्ण होती है ना। उष्ण ऋतु में दही खाओगे क्या? उष्ण में अगर उष्ण चीज़ खाओगे तो उष्णता और बढ़ जाएगी शरीर में। तो यानी इसी समय दही का सेवन नहीं करना। कारण AR का क्वेश्चन पूछ ले, कारण का पूछ लें कि गर्मी में दही का सेवन इसलिए नहीं करते क्योंकि ग्रीष्म ऋतु खुद स्वभाव से उष्ण होती है और दही भी स्वभाव से उष्ण होता है। तो उष्ण ऋतु में उष्ण द्रव्य का सेवन करने से शरीर के अंदर उष्णता और बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, इसलिए नहीं करते। शरद में, शरद ऋतु पित्त प्रकोपक होती है क्या? तो जो पहले उष्ण है वो पित्त को बढ़ाएगी ना। आई बात समझ में? वसंत ऋतु में क्या होता है? कफ प्रकोप होता है और दही क्या है? अभिसंधि है, इसलिए यहाँ सेवन नहीं करते। इतना समझ आ गया? तो अब कौन कौन से हम करते हैं? हेमंत, शिशिर और वर्षा। अब आप बोलोगे जी हेमंत शिशिर तो समझ आ गया भाई, ठंडी ऋतुएं हैं और दही गर्म है तो सेवन कर लिया तो काम चल गया। ये वर्षा तो त्रिदोष प्रकोपक ऋतु होती है, इसमें हम अभिसंधि का सेवन कर रहे हैं। तो क्या मतलब, बात समझ नहीं आई मास्टर? तो इसका रीज़न समझो। इसका रीज़न ये है जी, वर्षा ऋतु त्रिदोष प्रकोपक होती है और त्रिदोष में से सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है? बचपन यानी फर्स्ट ईयर में श्लोक पढ़ा होगा, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु, ऐसा कुछ।
भाई वात और कफ तो पंगु है, सॉरी पित्त और कफ तो पंगु है। चलायमान धातु कौन है? वात। तो वर्षा ऋतु में प्रधान दोष प्रकोपित कौन होगा? वात। और वात का शमन करने के लिए सबसे बेस्ट द्रव्य कौन सा होता है? अम्ल और लवण, है ना। तो अम्ल प्रधान क्या है? दही। जितना हो सकता है मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ वो सही है, और फिर भी आपको इससे बेटर लॉजिक मिले तो कमेंट बॉक्स में मेरा भी ज्ञान बढ़ा देना। अच्छा, एक आता है बिल्कुल नया सवाल, बढ़िया सवाल, ये आप सब ने नोट कर लिया और समझ लिया। तो वो है कि ऋतु के अकॉर्डिंग दही सेवन किसने बताया? तो बताया सुश्रुत ने। अब आप बोलोगे नया क्या था? दूसरा है ऋतु के अकॉर्डिंग दही, तो दही सेवन के नियम में, रूल ऑफ डाइट। अगला है दही के गुण, किसने बताए? हारित ने। जब हारित पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा या फिर गौर संहिता में कहीं आगे आएगा तो पूरा हारित पढ़ा देंगे। आज चरक सुश्रुत का थोड़ा बता दिया, इसका रेफरेंस भी ले लो फिर, सूत्र 45। ठीक है जी। अब आप दही के 7 हो गए, सुश्रुत के भाव प्रकाश के 5 रह गए। तो भाव प्रकाश के 5 सुनो, यहाँ जगह यहीं बता देते। तो भाव प्रकाश के 5 जो है वो है मंद, स्वादु, स्वादु, अम्ल, फिर अम्ल, फिर अत्यामल। तो बात समझ आई क्या? अमल अमल अमल, इतना अमल है और आप दही भर भर के खाते हो। अच्छा, दही गलत तरीके से, ऐसे बात नहीं दही नहीं खाना चाहिए, स्निग्ध वो खाना चाहिए। अच्छा, दही गलत तरीके से खाने का ज्ञान कहाँ दिया है? वही चरक सूत्र चैप्टर नंबर 7 में श्लोक नंबर 65 के बाद, ये बिल्कुल लास्ट में दिए हैं, वो जाके पढ़ लेना, ये होमवर्क है। अच्छा, अधारणीय वेग, बड़े रट्टा मार मार श्लोक याद किए थे ये। चरक के अधारणीय वेग कहाँ दिए हैं? ये दिए हैं सूत्र 7 में। जिस श्लोक में न आए न वेगान धारणीय, न वेगान धार्यति है, न रेतो, न वात्स्य, न ये, न वो, न ये, वो सब वो किसके होंगे? चरक के। और वाग्भट का सिंपल सा है, वो नाम लिस्ट दे देगा, निद्राकाश, श्रम श्वास, जृंबा, रेतस, वात, मूत्र, वीड, छवतु, ये जो लिस्ट दे वो वाग्भट है। और जो कहे न ये करना है, न वो करना है, न ये करना, वो न लगाए, वो क्या है? चरक। अब आप बोलोगे पेपर में श्लोक थोड़ी पूछता है, वो तो ये पूछेगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो कौन सा है कौन सा नहीं है तो वो भी याद करवा देंगे। अब अभी तो आप इतना समझो, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 40 मिनट की होगी, पर इतना समझो और वो भी याद करवा देंगे जो आप कहना चाहते हो ना, वो भी याद करा देंगे। डे 1 सब कुछ बता दूंगा तो अजीर्ण हो जाएगा और वीडियो हो जाएगी लंबी, फिर ना तुम कुछ पढ़ने वाले हो ना नोट करने वाले। क्योंकि इतना पढ़ने वाले होते तो खुद पढ़ लेते, वीडियो पर थोड़े रहते। चलो, क्या बात कर रहे थे? हाँ, चरक के उद्गार के स्थान पर वाग्भट ने काश बताया है, और वाग्भट ने काम और किया जो बात गोविंद पारंग ने नहीं लिखी। उसने बोला है कि वायु के 2 बता दी हैं, एक अधो वायु, एक ऊर्ध्व वायु। बस आज के लिए पेज नंबर 1 पूरा हो गया है। इतनी काली पीली किताब कर दी है, तो अगर आपने फोटो कॉपी करवाई होती तो बड़ा फ़ायदा होता। ठीक है, मैं
दो बात फिर भी दोबारा बताऊंगा। पहली बात तो ये कि गोविंद पारिक के 80 पेज की आप फ़ोटो कॉपी करवा लेना सिंगल सिंगल साइड में। तो उससे क्या होगा, आपके पास जो एक मेन पेज होगा ना, अब ये इसके पीछे वाला है और ये 3 नंबर फिर आगे आगे, तो एक पेज यहाँ मान लो, तो इसमें इतने गोविंद पारिक कंटेंट आ गया। एक्स्ट्रा नोट करने के लिए आपके पास इतनी जगह बच जाएगी, और उससे भी एक्स्ट्रा नोट करना तो ये पूरा पेज पड़ा है। ऐसे जो पेज नंबर 3 फोटो कॉपी वाला गोविंद पारिक का नहीं, गोविंद पारिक का तो पेज नंबर 2 यहाँ आएगा। इसके पीछे वाला पेज ये है, तो पूरा पेज खाली होगा। इसमें कुछ आपको नोट करना है वो कर लो, जो और फिर नोट करना पड़ेगा तब वो यहाँ नोट हो जाएगा। ये मतलब तब जेरॉक्स करवाने का। और जब आप वीडियो पढ़ लोगे, रेफरेंस से जाके पढ़ लोगे, तो आप सर्वज्ञानी बन जाओगे। फिर आप अपने पेज बनाओ, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। आपकी अपनी अलग ट्रिक होगी, मेरी अपनी अलग ट्रिक है। ठीक है, आज जो पढ़ा है इसको एक बार रिवीजन कर लेना। आज की क्लास के लिए थैंक यू। ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, डॉक्टर अनुपम इसका यूज़र नेम है, डॉक्टर अनुपम जांगड़ा। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ हो सकता है मैंने जो उसमें गलत बता दिया हो या कुछ नहीं बताया हो, तो वो आप कमेंट कर देना। सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत थैंक यू वाली बात होगी आपकी। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।